हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहला चैप्टर जो है 11th स्टैंडर्ड का यूनिट्स और मेजरमेंट्स वो स्टार्ट किया था। तो अब आज सेकंड लेक्चर में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आज स्टडी करनी है। उसमें है मेजरिंग प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हमने ऐसा देखा था कि फिजिक्स में या हमारे डेली लाइफ में मेजरिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मेजरिंग प्रोसेस करना है आपको, रिसर्च वर्क वगैरह करने के लिए हमने वो सब पॉइंट्स देखे हैं। तो फिजिक्स में जब मेजरमेंट हम करेंगे तब उस टाइम या हमारे डेली लाइफ में मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो ये हमें समझना है आज। कि सपोज मैंने ऐसा आपको बोल दिया कि कोई तो रॉड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारी जो क्वांटिटी है 1 मीटर, ये मुझे मालूम है 1 मीटर मेरे दिमाग में फिट है, और उस 1 मीटर के हिसाब से ये 5 मीटर, दैट मीन्स इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 5 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए मुझे किसी ने पूछा कि एक सपोज बोर्ड है, सपोज ये बोर्ड की लेंथ कितनी है, ऐसा मुझे किसी ने पूछा, तो मैं इजीली ऐसा बता सकता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा आपका 1 मीटर, और ये सपोज आधा मीटर है तो 1.5 मीटर इसकी लेंथ हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। और इधर भी कुछ तो लेंथ हम बता सकते हैं 1.5 मीटर या 1 मीटर, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो लेंथ है एज कंपेयर टू दिस 1 मीटर, इसको हम यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो इससे कंपैरिजन करनी पड़ेगी आपको हर बार जब आप लेंथ मेजर करेंगे तब। तो यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं, सपोज हम कोई तो हमारे पास एक बैग है जिसमें सपोज 5 kg शुगर है, तो आपको अगर किसी ने पूछा कि ये बैग में कितना शुगर है, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली बताओ, तो आप क्या करेंगे उस टाइम को, कि आप क्या करेंगे कि 1 kg शुगर कितना है ये आपको मालूम रहना चाहिए। आपको अगर 1 kg शुगर कितना है ये मालूम है तो वो बैग में 3 टाइम्स शुगर है या 4 टाइम्स शुगर है या 10 टाइम्स शुगर है, ऐसा अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे और बता देंगे कि सपोज अगर वो 5 टाइम्स इतनी लग रही है बैग में शुगर, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इस बैग में 5 kg शुगर है। क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 kg शुगर कितनी है, तो उसके कंपैरिजन में कोई भी मेजरमेंट जब मैं करूँगा तो वो कितना आ सकता है ये मैं बता सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1 मीटर है, 1 किलोग्राम है, इसको बोलते हैं हम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसका मीनिंग ऐसा है कि ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, जो हमारा 1 मीटर जो है वो लेंथ कितना है वो पूरी वर्ल्ड को मालूम है, सबने वो एक्सेप्ट किया है। वैसे ही 1 kg कितना है, सपोज हमारा ये 1 kg है इतना बड़ा वाला, तो हर एक कंट्री में 1 kg इतना ही है। तो ये सबने मान लिया है कि 1 kg जो रहेगा इसका अमाउंट इतना रहेगा। 1 मीटर कितना है, 1 मीटर यानी कि इतना डिस्टेंस है, तो ये हमने प्री डिफाइन करके रखा है। 1 सेकंड टाइम कितना रहेगा, जब मैं बोलूँगा 1 हो गया 1 सेकंड, तो ये मेरे पास प्री डिफाइंड जो पर्टिकुलर थिंग्स है उसके कंपैरिजन में वही मैं क्वांटिटी कंपेयर करूंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि सपोज आपके पास 5 मीटर लेंथ वाला यहाँ पे क्लॉथ है और उसकी कंपैरिजन आप 1 kg से नहीं कर सकते, आप 1 सेकंड से उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको अगर 5 मीटर की कंपैरिजन करनी है तो 1 मीटर से करनी पड़ेगी। आपको अगर 5 kg की शुगर है आपके पास, तो इसकी कंपैरिजन 1 kg से आपको करनी पड़ेगी। आपके पास 1 आवर है तो 1 आवर की कंपैरिजन आप 1 सेकंड से ही कर सकते हैं। तो मेजरिंग प्रोसेस ऐसी रहती है, कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी विथ अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द सेम क्वांटिटी। मेजरिंग प्रोसेस करना दैट मीन्स कोई भी आपने मेजरमेंट किया तो वो क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी, वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड जो है हमारा, इसके कितने टाइम्स है ये कंपैरिजन करना, वो 4 टाइम्स है या 5 टाइम्स है या 6 टाइम्स है, ये मेजर करना, इसी को बोलते हैं हम मेजरिंग प्रोसेस।
तो मेजरिंग प्रोसेस ऐसे बोल सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी विद द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द सेम क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि 5 मीटर की कंपैरिजन आप 1 kg से नहीं कर सकते, 5 मीटर की कंपैरिजन आप 1 मीटर से ही करेंगे, 5 किलोग्राम की कंपैरिजन आप 1 किलोग्राम से ही करेंगे, 1 आवर की कंपैरिजन आप 1 सेकंड से करेंगे। तो ये आपने मेजर की हुई, सपोज यहाँ पे क्वांटिटी है 5 मीटर, ये आपने मेजर किया, किसी की लेंथ मेजर की आपने, तो इसकी लेंथ अपना जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है इससे कितना टाइम्स है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये 5 टाइम्स है। अगर मेरी किसी लेंथ 10 मीटर आई तो इसके कंपैरिजन में ये मेरी लेंथ है 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम्स 5 टाइम्स 1 kg, ये जो हम मेज़र करते हैं, मेज़र करने के बाद उसका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं, इसी को बोलते हैं हम मेजरिंग प्रोसेस। तो मेजरिंग प्रोसेस का आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो मेजरिंग प्रोसेस है वो करने के बाद, आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के बाद उसको आपको कैसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट करने के बाद आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी को बताना है कि ये 5 मीटर लेंथ है, तो वो कैसा एक्सप्रेस करूंगा मैं कि किसी की रॉड की लेंथ 5 मीटर है, ये एक्सप्रेस करने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सो टू एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट वी रिक्वायर 2 थिंग्स। कौन से 2 बातें लगेंगी हमें, तो इसमें पहली बात हो गई हमारी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें लगती है पहली बात न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात लगेंगे आपको कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोई भी अगर आपने मेजरमेंट किया तो उसके लिए पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लगेगी, और दूसरी बात रहेगी आपकी यूनिट की, साइज ऑफ यूनिट जिसको बोलते हैं हम, इसको साइज ऑफ यूनिट बोलेंगे। तो आपको एक यूनिट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो जो भी आपने मेजरमेंट किया है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। सपोज जब हम ऐसा लिखते हैं कि लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ है, ये आप ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 5 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 को बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, या उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये जो m दिख रहा है वो लेंथ के लिए हमने एक यूनिट डिसाइड कर लिया है, वो साइज ऑफ द यूनिट बोल सकते हैं उसको, ये हो गया हमारा यूनिट। तो यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आप जब यहाँ पे लिखेंगे साइड में, तो एक दूसरे के साइड में, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा टू मेजर द एनी फिजिकल क्वांटिटी। और आफ्टर दैट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, उसके लिए आपको 2 बातों की जरूरत है। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा रहता है यूनिट। तो हमारी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी शॉर्ट में कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। दूसरी बात रहेगी यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, या यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट किया कि फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे कि किसी रॉड की लेंथ 5 मीटर है, मैंने मेजर किया तो वो लेंथ 5 मीटर आई। एक दूसरा स्टूडेंट के पास मैंने वो सपोज रॉड दिया और उसको बोला कि ये इसकी लेंथ कितनी है, सपोज उसने ऐसा बोला कि सर ये 500 सेंटीमीटर है। तीसरे स्टूडेंट ने ऐसा बताया मुझे कि उसकी लेंथ 5000 mm है। तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है यहाँ पे 5 मीटर वो भी बराबर है, 500 सेंटीमीटर वो भी बराबर है, 5000 mm वो भी बराबर है। तो हम जब ये एक्सप्रेस करते हैं इसके लिए हमें ये दोनों बातें लग रही है हर एक मेजरमेंट में।
हर एक के पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी, इस स्टूडेंट की 500 है, इस स्टूडेंट की 5000 है। दूसरी बात है यूनिट, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये दो बातें तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसमें मैं ऐसा अभी ये इक्वेशन से बोल सकता हूँ कि तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा लिख सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि तीनों का मीनिंग एक है, तीनों की वैल्यू सेम है। आप ऐसा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा भी और ऐसा भी। तो इसमें एक बात हमें ऐसा दिख रही है कि अगर आपका यूनिट स्मॉलर है, यूनिट अगर स्मॉलर है, इफ स्मॉलर इज द, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं, इफ द स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो लार्जर रहेगी आपकी यूनिट की वैल्यू, लार्जर इज द यूनिट। स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो स्मॉलर यहाँ पे 5 मीटर है, 5 ये स्मॉल वैल्यू है एज कंपेयर टू 500। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है लेकिन यूनिट लार्जर है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है लेकिन यूनिट की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर कम रहता है, उससे लेस रहता है, ऐसा हमें मालूम है। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है तो ग्रेटर वैल्यू रहेगी यूनिट की। इसके वाइस वर्सा हम ऐसा बता सकते हैं, अगर लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू तो स्मॉलर इज द यूनिट रहता है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन या आपका जो यहाँ पे एक्सप्रेस करने का तरीका है कोई भी मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, लेकिन सभी का मीनिंग एक ही रहता है, सभी की वैल्यू कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स हमारी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अगर हमने क्यू लेटर से दिखाया तो क्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपका n बदल सकता है या यूनिट की वैल्यू बदल सकती है। तो n अगर चेंज होता है तो u भी चेंज होगा, अगर u चेंज होता है तो n भी चेंज होगा। इसलिए हमारा जो q है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आप सिर्फ यूनिट चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है आपका ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट होने की वजह से अगर n इंक्रीज होता है तो u डिक्रीज होगा, अगर n डिक्रीज होता है तो u इंक्रीज होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ कि q की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो q इज इक्वल टू n इंटू यू, ऐसा मालूम हो गया मुझे अभी। ये मेरा लिखने का तरीका है ऐसा। तो इसकी वजह से ये जो है ये q की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये भी हमने देखा है। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n3 u3, और इस सभी की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। तो ये जो है और ये जो है दोनों सेम थिंग हो गई, क्योंकि ये 5 मीटर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये 500 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5000 mm लिख सकता हूँ। तो इसमें n1 की वैल्यू 5 हो गई, u1 की वैल्यू m हो गई, n2 की वैल्यू 500 होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में n2 है और सेंटीमीटर वो पर्टिकुलर सिस्टम का यूनिट है। ये थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, सपोज इसमें मैंने mm में अगर लिया तो ये mm की वैल्यू u3 होगी, n3 की वैल्यू 5000 होगी। तो इससे हमें ऐसा पता चलता है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u, क्योंकि अगर यूनिट छोटा है या स्मॉल है तो n की वैल्यू ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें ये ऐसा अब हम लिख सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u, या न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। दोनों भी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमें ये पर्टिकुलर इक्वेशंस देखने के बाद पता चल जाएगा। तो मेजरिंग प्रोसेस में आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है।
पहली बात तो मेजरिंग प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं हम कि कोई तो जो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको मेजर करनी है उसकी कंपैरिजन किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से आपको करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमने जो मेजरमेंट किया है वो कितना टाइम से ये ढूंढना, इसी को बोलते हैं मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस करने के लिए आपको दो बातें की जरूरत है। उसके लिए आपको चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी बात चाहिए आपके पास होना चाहिए यूनिट ऑफ दैट द पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी Q से दिखाया, नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू N से दिखाया, तो यूनिट ऑफ द क्वांटिटी U से दिखाने के बाद Q इज इक्वल टू N इंटू U ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन Q की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितना भी प्रकार से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा Q की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसमें चेंज होगा तो N चेंज होता होगा तो U चेंज होगा, अगर N भी डिक्रीज होता है तो U इंक्रीज होता है, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। इसमें एक और बात ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यूनिट की वैल्यू आपने हाफ कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें अगर N1 U1 N2 U2 में हमने ये वैल्यूज डाल दी तो जो दोनों का प्रोडक्ट है वो हमेशा रहता है कांस्टेंट। इसके लिए अगर आपका यूनिट हाफ कर दिया आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसके वजह से N इंटू U ये जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट होने वाला नहीं है। दैट वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज दैट वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसलिए ये Q की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चलो अभी मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। हमने अभी देखा कि कोई भी आपको अगर मेजरमेंट करना है तो दो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी रहती है यूनिट। तो फिर ये यूनिट क्या होता है इसका मीनिंग समझ लेते हैं, और वो यूनिट अच्छा होने के लिए, गुड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये हमें अब इस टॉपिक में देखना है। तो हम जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि आप जिस बात का मेजरमेंट कर रहे हैं इसका जो पर्टिकुलर अमाउंट है मेजर करने के बाद उसके कंपैरिजन हम एक स्टैंडर्ड जो अमाउंट है जिसको हम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मास के लिए हम 1 kg लेते हैं, लेंथ के लिए हम 1 मीटर लेते हैं। 1 kg लिया तो इसको बोलते हैं हम यूनिट मास। अगर हम लेंथ लेते हैं 1 मीटर कंपैरिजन के लिए तो उसको बोलते हैं यूनिट लेंथ। तो ये जो यूनिट मास और यूनिट लेंथ है ये आपका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है वो फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आपने 1 kg लिया तो वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है मास का, 1 मीटर लिया तो वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है लेंथ का। तो इसके हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड अमाउंट है, ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है, किस लिए डिसाइड करके रखा है, इन ऑर्डर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए आपने एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करके रखी है, उसी को बोलते हैं हम यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच विल बी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि अगर 5 मीटर की कंपैरिजन आप 1 kg से करते हैं तो दैट इज द रॉन्ग थिंग, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन हम कर नहीं सकते क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गई। तो सेम क्वांटिटी का अगर आपने मेजरमेंट किया, आपने 1 kg लिया तो वो मास का तुम्हारा स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड से आप कंपैरिजन करेंगे जो आपने कोई भी मास यहाँ पे मेजर किया होता है। तो अगर आपने 10 kg ये मेजर किया तो वो 10 kg की कंपैरिजन आप 1 kg से ही कर सकते हैं, दूसरी कोई भी जो पर्टिकुलर और दूसरी क्वांटिटी का यूनिट है उसके साथ हम वो कंपैरिजन नहीं करते। तो जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रहता है हमने वो करके रखा होता है, वो किस लिए करते हैं हम, इन ऑर्डर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। क्योंकि आपको मेजरमेंट करना है तो हर बार आप 1 kg नहीं मेजर करने वाले, आप 10 किलो भी मेजर कर सकते हैं, 50 किलो मेजर कर सकते हैं, 100 किलो मेजर कर सकते हैं। वो 100 की कंपैरिजन हमेशा 1 kg से करनी पड़ेगी,
50 kg की कंपैरिजन हमेशा 1 kg से करनी पड़ेगी। तो वो 1 kg जो है इसको बोलते हैं हम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके कंपैरिजन हमने जो क्वांटिटी मेजर की है उसके साथ करते हैं, उसी को बोलते हैं ये स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। फिजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन हमेशा हम यूनिट ऐसा ही अभी बोलेंगे। तो ये जो यूनिट है, हमने जो इंटरनेशनली मीटिंग्स लेके प्री डिफाइन करके रखा है, पूरे दुनिया को वो ज्ञात है, पूरी दुनिया को वो एक्सेप्ट किया है, ऐसी वो पर्टिकुलर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रहती है। तो वो स्टैंडर्ड रहने के लिए वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वो यूनिट कैसा होना चाहिए, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट ध्यान में रख के आपने वो यूनिट बनाया तो वो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसका जो पर्टिकुलर यूज है, पर्टिकुलर थिंग्स मेजर करने के लिए वो हो सकता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट 1 बाय 1 देखते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ यूनिट है, वो जो जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं, वो हमेशा वेल डिफाइन होना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं चलेगी कि आज बोल दिया कि इतनी लेंथ 1 मीटर रहेगी, कल बोलेंगे ये इतनी लेंथ 1 मीटर रहेगी, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको वो ऐसा स्टैंडर्ड यहाँ पे तैयार करके रखना पड़ेगा कि जो वेल डिफाइन होगा, सबने उसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो ठीक तरह से वेल डिफाइन होना चाहिए। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट रहेगी इन मेकिंग द गुड यूनिट, इन ऑर्डर टू हैव द गुड यूनिट। दूसरी बात रहेगी आपकी, वो जो आपने ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया है, वो जो यूनिट बनाया है, वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसिबल दैट मीन्स, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है इसका यूज दुनिया में हर एक आदमी करने वाला है, क्योंकि हर एक को मेजरमेंट करना पड़ेगा, हर एक को मेजर करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हर एक आदमी को वो इजीली मिलना चाहिए। वो मिलने के लिए आपको एक यूनिट से 1 kg, सपोज यहाँ पे मैंने ये बना लिया, ये सपोज मैंने ब्रिटेन में बनाया, तो वो मैं इंडिया में भी बना सकता हूँ, चाइना में भी बना सकता हूँ, श्रीलंका में भी बना सकता हूँ। तो हर एक जो कंट्री है इसमें वो इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को उसकी ज़रूरत है। आप अगर मार्केट में गए, आपको 1 kg खरीदना है, तो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको जितना चाहिए उतना 1 kg मिल सकता है। आपको 1 पीस चाहिए तो 1 पीस मिल सकता है, 10 पीस में चाहिए तो 10 पीस मिल सकते हैं। इसलिए वो ऐसा पर्टिकुलर यूनिट होना चाहिए कि जो हर एक आदमी को इजीली यहाँ पे मिलने के लिए इजीली रिप्रोड्यूस होना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद उसकी साइज जो है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइज कन्वीनियंट नहीं होगी तो हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपने 1 kg देखा होगा, 1 kg आपका इतना बड़ा होता है, और 20 किलो भी आपने देखा होगा, वो भी कैसा कन्वीनियंट है वो आप देख सकते हैं। तो 1 kg अगर इतना है तो ये कन्वीनियंट साइज हो गई। 1 मीटर इतना है तो ये कन्वीनियंट साइज हो गई, सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पूरी दुनिया में जितने भी वेट्स और मेजर के कॉन्फ्रेंस में जितने भी साइंटिस्ट लोग आए हैं, वो सभी ने उसको मान्यता दी है, उसको एक्सेप्ट किया है। तो एक कन्वीनियंट साइज वाला यूनिट हम बनाएंगे कि जिसके चलते आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहते हम, कोई भी मेजरमेंट करते हो उसके बारे में कुछ डिफिकल्टीज आनी नहीं चाहिए, इसलिए वो कन्वीनियंट साइज वाला चाहिए जो हम यूनिट बनाएंगे उसको, जिसको हम गुड यूनिट बोलते हैं। उसके बाद आपको जो यूनिट है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्पेस। अगर आज आपने कोई मेजरमेंट किया, 1 kg शुगर मेजर की, आपने 10 दिन के बाद भी मेजर किया तो वो 1 kg ही रहेगी, अगर किसी ने उसमें से कुछ नहीं निकाला है तो 1 kg आज भी आपने मेजर किया, आज जो टाइम है वो सपोज आज हमें 12 अभी सपोज नून के बज रहे हैं, तो 10 दिन के बाद जो 12 नून होंगे तब आप मेजर करेंगे तो उसका भी पर्टिकुलर जो उस टाइम को मास है वो 1 kg ही आना चाहिए। तो टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे किसी माल को
दूसरे कंट्री में जाने में उसको टाइम लगेगा। सपोज बाय शिप द्वारा वो अगर गया है, सपोज 15 दिन के बाद अगर वो पहुंचा वहाँ पे, तो जितना शुगर वो आज हमने मेजर की है वो 15 दिन के बाद उतनी ही मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम कि हमारा जो यूनिट है दैट शुड नॉट बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। और यहाँ से अगर आपने मेजर किया इंडिया में, अगर वो 15 दिन के बाद आप अमेरिका में उसको मेजर करते हैं तो टाइम के साथ साथ स्पेस भी चेंज हो गया, जो प्लेस है वो भी चेंज हो गया। तो प्लेस चेंज हो गया या टाइम चेंज हुआ तो हमारा यूनिट जो है उसमें कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए। सो द यूनिट शुड बी गुड यूनिट व्हेन इट शुड नॉट बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्पेस। और लास्ट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट हमने बनाना चाहिए। अगर किसी 2 या 4 कंट्रीज ने बना लिया कि ये यूनिट है, बाकी के लोगों को वो सपोज एक्सेप्ट करना नहीं है, तो उनके क्या प्रॉब्लम है वो हमें जान लेना चाहिए। तो फाइनली हम एक ऐसा यूनिट बनाएंगे कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें जितने कंट्रीज है उनको वो एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी वो गुड यूनिट हो सकता है। नहीं तो इंडिया वाले इतना बड़ा बनाएंगे और अमेरिका वाले इतना बड़ा बनाएंगे या चाइना वाले इतना बड़ा बनाएंगे 1 kg, सपोज ये 1 kg है, ये भी 1 kg है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इंडिया में ये 1 kg से शुगर अगर मेज़र की और यही 1 kg अगर अमेरिका वालों के पास है, तो वहाँ पे हमने जो शुगर भेजी है उसमें बहुत सारा डिक्रीमेंट दिखाई देगा, क्योंकि उनका जो 1 kg है वो बड़ा रहेगा। इसलिए हमें ऐसा एक यूनिट बनाना चाहिए कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, सभी देशों में एक ही अमाउंट का यूनिट होना चाहिए। इसलिए गुड यूनिट होने के लिए ये 5 बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में 2-3 और भी पॉइंट है कि वो पेरिशेबल नहीं होना चाहिए, वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसे और है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गुड यूनिट होने के लिए ये 5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूनिट है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, वो कन्वीनियंट साइज वाला चाहिए, और वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस चेंज होने वाला नहीं चाहिए, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चाहिए। ऐसा यूनिट जो है उसी को बोलते हैं हम यूनिट, तो गुड यूनिट बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड यूनिट। सो स्टूडेंट्स, हमने 4 प्रकार की जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसका स्टडी लास्ट लेक्चर में किया है। उसमें हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये जो है ये हमारे सबके लिए एक अच्छी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसलिए उसके क्या एडवांटेज है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करने के क्या हमारे फ़ायदे हैं, वो हमें आज डिस्कस करना है ये टॉपिक में, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो उसमें पहला हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो सीजीएस सिस्टम से क्लोजली रिलेटेड है। इसलिए एसआई सिस्टम का कन्वर्शन मैं सीजीएस में कर सकता हूँ, सीजीएस सिस्टम का कन्वर्शन एसआई सिस्टम में कर सकता हूँ। इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आता नहीं है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हो गया हमारा कि एसआई सिस्टम का कन्वर्शन इजीली हम सीजीएस से कर सकते हैं या सीजीएस का कन्वर्शन एसआई में कर सकते हैं, ड्यू टू द वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद है ये जो हमारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कोहेरेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मीनिंग ऐसा है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी जो है हमारी, इसको अगर आपको फार्मूले के सहायता से लिखना है तो उसमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके या बेस क्वांटिटी का यूज़ करके, सपोज फॉर एग्जांपल हमने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स लेंथ, और ये टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। यहाँ पे कोई भी मल्टीपल या सब मल्टीपल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करके हमें कोई भी डिराइव क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी नहीं है। इसलिए ये जो सिस्टम है ये कोहेरेंट सिस्टम है। आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.3 टाइम डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद उसका टाइम जो है वो 3 टाइम्स सेकंड है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इसमें सिर्फ हमें हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, और जो 7 अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका यूज़ करके हमें कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। इसलिए उसको हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं।
उसके बाद है रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि अगर आपने एम के सिस्टम का अगर यहाँ पे कंसिडरेशन किया तो उसमें एम के सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट हुआ करता था जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका यूनिट हुआ करता था किलोवाट आवर, और जो आपकी हीट एनर्जी है इसको हम किलो कैलोरीज के सहायता से एक्सप्रेस करते थे। तो एक एनर्जी जो है, एक क्वांटिटी है, उसके ये अलग अलग 3-4 यूनिट तैयार हो गए। लेकिन हमारा जो अभी ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें जो यूनिट हम यूज़ करने वाले हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, वो सिंगल यूनिट रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रकार की एनर्जी है तो उसका यूनिट जूल ही लेंगे, उसके बारे में अलग अलग यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये रैशनल सिस्टम होने की वजह से इसमें हर एक क्वांटिटी को एक सिंगल यूनिट रहता है। उसके बाद हमारी जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं हम? अगर आपको कोई भी मल्टीपल और सब मल्टीपल लेना है तो वो पावर ऑफ 10 ही रहेगा। कोई भी मल्टीपल या सब मल्टीपल जब आप लेंगे तब वो पावर ऑफ 10 ही रहता है। ये जो हमारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज 1 मीटर लिया आपने तो इसकी वैल्यू रहती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स है दैट आर ऑलवेज द पावर ऑफ 10 है। इसकी वजह से आपको उसे मैट्रिक सिस्टम ऐसा बोलना पड़ेगा। उसके बाद ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप कोई भी जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में उसको माल जो आप भेजेंगे वो एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 1 kg रहेगा उतना ही 1 kg वहाँ पे रहेगा। तो आपने जो भी माल एक्सपोर्ट किया है उसका जो मास है वो जो जितना इंडिया में है उतना ही दूसरे कंट्री में रहेगा, इसलिए बहुत आसानी होगी। इसलिए कोई भी रिसर्च वर्क होता है तो उसमें भी बहुत सारी आसानी हो जाएगी, वो मैंने आपको पहले बताया है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो हमारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसके पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी 3 प्रकार की, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं थी। उसमें एफपीएस सिस्टम ये ब्रिटेन में यूज़ हुआ करती थी। उसके बाद एमके सिस्टम जो है वो फ्रांस में यूज़ हुआ करती थी, ऐसा कुछ है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसकी जो टोटल संख्या है वो बहुत ही स्मॉल है। इसकी वजह से ये सिस्टम ऑफ यूनिट बेनिफिशियल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम विल बी स्मॉल, द नंबर विल बी स्मॉल। तो ये सारे ऐसे जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने एक्सेप्ट कर ली है। ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज रुकते हैं, थैंक यू।